हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल 10 सफलता पॉइंट्स में। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 साइंस का वीवीआई क्वेश्चन, जो आप लोग का 20 दिसंबर से अर्धवार्षिक परीक्षा शुरू हो रहा है। उसके लिए एकदम वीवीआई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगर कोई अच्छे तरह से इस वीडियो को देखते हैं और पढ़ते हैं तो हम गारंटी के साथ बताते हैं कि लगभग लगभग सारा का सारा क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, कोशिका के नाभिक में पाई जाने वाली सूत्र जैसी संरचना कौन सी होती है। यानी कोशिका के नाभिक में जो सूत्र जैसी संरचना पाई जाती है वो कौन सी होती है, तो वह गुणसूत्र होते हैं। क्या होते हैं? गुणसूत्र होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, बल का एसआई मात्रक क्या होता है। तो बल का जो एसआई मात्रक होता है, बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे आगे। अधिकांश धातुएं ठोस होती है और आसानी से नहीं काटी जा सकती है। तो अधिकांश जितना भी धातु है तो है क्या होते हैं? ठोस होते हैं और उसको आसानी से काटा नहीं जा सकता है। लेकिन नीचे दिए गए विकल्पों में से एक धातु इतनी मुलायम होती है जिसे चाकू से भी काटा जा सकता है। तो वह कौन सी है? यानी सिंपल सा बोला जाए तो ऐसा कौन सी धातु है जिसको हम चाकू से भी काट सकते हैं? तो ऐसा कौन सा धातु है? तो सोडियम। सोडियम धातु को हम चाकू से भी काट सकते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन, मलेरिया रोग किसके कारण होता है। यानी मलेरिया जो बीमारी होता है वह किसके कारण होता है? तो प्रोटोजोआ के कारण होता है। किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव शराब के निर्माण में उपयोग किया जाता है। यानी कौन सा सूक्ष्म जीव का उपयोग शराब बनाने में किया जाता है? तो ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? ईस्ट का प्रयोग किया जाता है शराब बनाने में। यानी अल्कोहल बनाने में किस सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है? ईस्ट का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं। यानी ऐसा कौन सा द्रव है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है, यानी करंट प्रवाहित नहीं होता है। नींबू का रस में प्रवाहित हो जाएगा, सिरका में भी प्रवाहित हो जाएगा, नल का पानी में भी हो जाएगा, बट वनस्पति तेल में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वनस्पति तेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फसल उत्पादन में सबसे पहला चरण कौन सी है। फसल जो उत्पादन करते हैं तो सबसे पहला चरण जो होता है, तो पहला चरण क्या होता है? तो भूमि की तैयारी करना, यानी खेत की जुताई करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूमि की तैयारी करना। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग के एक डिब्बे के विपरीत दिशा में बल लगाते हैं। एक डब्बा है और एक डब्बा को दो लड़का विपरीत दिशा से, एक इधर से लगा रहे बल और कोई इधर से बल लगा रहे हैं। ये लड़का ये इसको मान लेते हैं और लड़का भी इसको मान लेते हैं। तो बताया, लड़का ये डिब्बे को दाईं ओर 40 न्यूटन बल लगा, इधर से दाईं ओर से 40 न्यूटन का बल लगा रहा है। और बताइएगा, जबकि लड़का बी 30 न्यूटन का बल लगा रहा है। ये कितना न्यूटन का बल लगा रहा है? 30 न्यूटन का बल लगा रहा है, धक्का देता है। डब्बे पर कुल बल कितना होगा वह किस दिशा में चलेगा। तो अगर दोनों विपरीत दिशा में बल लगा रहा है तो दोनों का बल क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो 40 माइनस 30 तो क्या हो जाएगा? 10। तो 10 न्यूटन का बल लगेगा। और जो अधिक बल लगा रहा है, जिधर अधिक न्यूटन बल लगा रहा है उसी दिशा में वो बॉक्स क्या हो जाएगा? घसकेगा, यानी डब्बे घसकेगा। तो 10 न्यूटन बल लगा रहा है, यानी 10 जो है दाईं ओर घसकेगा, क्योंकि दाईं ओर से बल लगा रहा है तो दाईं ओर घसकेगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, एक वस्तु समतल दर्पण के सामने रखिए। एक वस्तु जो है समतल दर्पण के सामने रखी है। यदि वस्तु दर्पण से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है तो वस्तु और उसकी छवि के बीच कुल दूरी कितनी होती है। यानी एक मान लेते हैं या समतल दर्पण है, और बताइए समतल दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखा है। एक वस्तु को यहाँ रखा गया और यहाँ से दर्पण की दूरी कितना है? 5 सेंटीमीटर है। तो बताया गया इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, यानी दर्पण के पीछे बनेगा इसका प्रतिबिंब,
तो कितनी दूरी पर बनेगा, यानी कितनी दूरी पर नहीं बता सकते हैं, यानी बताया गया कि वस्तु यानी बीम और प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी, वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी। तो हम पहले ही बता चुके हैं कि जब 5 सेंटीमीटर जितनी दूरी पर, दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु को रखा जाए तो दर्पण से उतना ही पीछे उसका प्रतिबिंब बनता है। अगर 5 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया तो दर्पण से 5 सेंटीमीटर दूरी पर हुआ उतना प्रतिबिंब बनाएगा। तो 5 सेंटीमीटर इधर हो गया और 5 सेंटीमीटर इधर हो गया, तो दोनों को जोड़ा जाए तो 10 सेंटीमीटर हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कितनी दूरी पर बनेगा, 10 सेंटीमीटर पर बनेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टेडपोल यानी मेढक के बड़े का वयस्क मेढक में क्यांतरण ठीक से होने के लिए पानी में किस तत्व की उपस्थिति आवश्यक होती है, यानी आयोडीन की मात्रा आवश्यक होगी। अगर आयोडीन की मात्रा रहेगा तो वह टेडपोल से वयस्क मेढक में परिवर्तन यानी क्यांतरण हो सकेगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आयोडीन। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, मलेरिया किसके द्वारा फैलता है, यानी मलेरिया जो बीमारी है वह किसके द्वारा फैलता है, तो वह मच्छर के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा फैलता है, मच्छर के द्वारा फैलता है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है। पौधे में जो भोजन बनाते हैं तब पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रकाश संश्लेषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्वेश्चन है, प्रक्रिया जिसमें पुरुष और महिला युग्मज मिलकर जाइगोट का निर्माण करते हैं, यानी जब पुरुष और महिला दोनों मिलकर क्या निर्माण करते हैं, जाइगोट का निर्माण करते हैं, तो वह डैश, उसे डैश कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, निषेचन कहा जाता है। डैश कहा जाता है, नहीं निषेचन कहा जाता है। यानी जब क्या उत्पन्न होते हैं, शुक्राणु, और महिला में क्या उत्पन्न होता है, अंडाणु। जब शुक्राणु अंडाणु जब मिलता है तो उसे क्या बोला जाता है, निषेचन बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्षतिग्रस्त बीज पानी की सतह पर तैर जाते हैं। क्या हो जाते हैं, तैर जाते हैं। यानी जब क्षतिग्रस्त यानी जब बीज खराब हो जाते हैं तो वह पानी की सतह पर क्या होते हैं, तैरने लगते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीव को डैश की सहायता से देखा जाता है। तो सूक्ष्म जीव को किसकी सहायता से देखा जा सकता है, तो सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, एक ही प्रकार के पौधे को किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाना और उसका उत्पादन करना डैश कहलाता है। तो क्या कहलाता है, फसल बोला जाता है। जब एक ही प्रकार के पौधे को बहुत बड़े क्षेत्र पर लगाया जाता है, बहुत बड़े क्षेत्र में लगाया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। एकल कोशिका से बने जीव डैश कहा जाता है। एकल कोशिका से बने जीव क्या कहलाता है, एक कोशिकीय जीव कहलाता है। क्या कहलाता है, एक कोशिकीय जीव कहलाता है। तो देखते हैं, धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके डैश गैस उत्पन्न करता है। धातु जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो कौन सा गैस उत्पन्न करता है, तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। कौन सा गैस उत्पन्न करता है, हाइड्रोजन गैस। अगला, कम रोशनी में देखने पर पुतली का आकार डैश हो जाता है। अगर कम रोशनी रहेगा और उस में देखेंगे तो पुतली का आकार क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, दो समतल दर्पण को 90 डिग्री के कोण पर रखने पर कितने प्रतिबिंब बनाते हैं। जब बताए दो समतल दर्पण को अगर 90 डिग्री के कोण पर रखते हैं, कितना डिग्री, 90 डिग्री के कोण पर रखते हैं, तो वह कितने प्रतिबिंब बनाते हैं, सम बनेंगे तो 3। जब 90 डिग्री समतल दर्पण को 90 डिग्री कोण पर रखा जाता है तो कितने प्रतिबिंब बनाएंगे, 3 प्रतिबिंब बनाएंगे। समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब दाएं भाग बाएं ओर, बाएं भाग दाएं ओर देखना परावर्तक परिवर्तन कहलाता है। यानी बताया गया कि समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब जो बनेगा तो बाएं भाग दाएं ओर दिखाई देगा और दाएं भाग बाएं ओर दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पौधे की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है। पौधे की कोशिका में क्या होते हैं, कोशिका भित्ति होते हैं, लेकिन पशु कोशिकाओं में नहीं होते हैं। क्यों, तो बताया गया क्या, यह पौधे के आकार और दृढ़ता और सहारा प्रदान करते हैं। तो कोशिका भित्ति क्या प्रदान करते हैं, दृढ़ता, आकार और सहारा प्रदान करते हैं। कोशिका भित्ति पौधे को आंतरिक मजबूती प्रदान करते हैं, फिर आंतरिक मजबूती भी प्रदान करते हैं। यह कोशिका को फटने से बचाती है और उसकी सुरक्षा करती है, और क्या करते हैं, सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। जबकि अगला क्वेश्चन देखते हैं,
खाना पकाने के बर्तन धातुओं के बने होते हैं, खाना पकाने वाले जो बर्तन है वह धातुओं के बने होते हैं, लेकिन उनके हैंडल अधातु या प्लास्टिक की क्यों बनाए जाते हैं? तो बताया क्या, उस धातु में ऊष्मा की अच्छी चालक होती है, धातु जो होते हैं ऊष्मा का अच्छी चालक होते हैं, इसलिए भोजन जल्दी पकता है। तो बताया धातु का बनाया जाता है बर्तन जिसमें कि भोजन बनाया जाता है, तो धातु का बनाया जाता है क्योंकि उसमें क्या होता है, ऊष्मा का अच्छी सुचालक होते हैं यानी चालक होते हैं, जिसके कारण भोजन जल्दी पक जाता है। बट हैंडल जो होता है वो अधातु या प्लास्टिक का बनाए जाते हैं, क्योंकि अधातु और प्लास्टिक ऊष्मा का क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, यानी उसमें ऊष्मा प्रवाहित नहीं होता है, ये गर्म नहीं होते हैं। बताया क्या, जब प्रवाहित ऊष्मा नहीं होगा तो वह गर्म भी नहीं होगा, जिससे बर्तन पकड़ते समय हाथ नहीं जलता है, जिससे बर्तन पकड़ेंगे उसमें हाथ नहीं जलेगा। इससे सुरक्षा और सुविधा बनी रहती है, इससे क्या बनी रहती है, सुरक्षा और सुविधा बने रहते हैं। इसलिए बताया जाता है क्या, हैंडल में अधातु यानी प्लास्टिक का उपयोग करते हैं, जबकि बर्तन में जो जिसमें खाना बनाते हैं उसमें धातु का उपयोग करते हैं, क्योंकि भोजन जल्दी पक जाता है, क्योंकि वह ऊष्मा का क्या होता है, अच्छी चालक होता है। अगला क्वेश्चन है, एलईडी क्या है? एलईडी क्या है? इसे अन्य प्रकार के बल्बों की तुलना में क्यों पसंद किया जाता है? लगता है एलईडी का प्रयोग, एलईडी बल्ब का प्रयोग अधिक से अधिक क्यों प्रयोग किया जाता है, इसको अधिक से अधिक पसंद क्यों किया जाता है? तो एलईडी को पसंद करने के मुख्य कारण है, पहला कारण क्या है, यह कम विद्युत ऊर्जा खर्च करता है, यह विद्युत ऊर्जा है बहुत कम खर्च करता है। दूसरा है, यह अधिक प्रकाश देती है, अधिक प्रकाश भी देती है, और विद्युत ऊर्जा भी बहुत कम खर्च करती है, और अधिक से अधिक प्रकाश भी देती है। इससे ऊष्मा का नुकसान कम होता है, इसमें ऊष्मा का जो नुकसान होता है बहुत कम होता है, ऊष्मा का नुकसान जो होता है बहुत कम होता है। इसकी आयु जो होता है लंबी होता है, जल्दी से खराब नहीं होते, बहुत लंबे समय तक टिके रहते हैं। अगला है, यह पर्यावरण के लिए सुरक्षित होते हैं, यह किसी प्रकार का हानि भी नहीं पहुंचाते, इसलिए एलईडी बल्ब को अधिक से अधिक पसंद किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्यों किसी व्यक्ति को एक निश्चित उम्र के बाद ही शादी करनी चाहिए? बताया किसी व्यक्ति को जो शादी करना चाहिए एक निश्चित उम्र के बाद ही शादी करना चाहिए, क्यों करना चाहिए एक निश्चित उम्र के बाद ही शादी? तो चलिए देखते हैं। शारीरिक परिपक्वता, तो बताया शारीरिक परिपक्वता, निश्चित उम्र के बाद शरीर पूरी तरह से विकसित हो जाता है, जिससे स्वास्थ्य संबंधित समस्या कम होती है। अगर एक निश्चित उम्र के बाद अगर शादी करे तो उसका शरीर पूरी तरह से विकसित हो जाता है और स्वास्थ्य संबंधित समस्या बहुत कम होता है, बहुत कम प्रकार की बीमारी होते हैं। अगला है मानसिक परिपक्वता, व्यक्ति जिम्मेदारियां समझने और सही निर्णय लेने में सक्षम हो जाते हैं। एक एज हो जाने के बाद, एक उम्र हो जाने के बाद वह सही से अपना निर्णय खुद ले सकते हैं। स्वास्थ्य संतान, यानी सही उम्र में विवाह करने से बच्चे, माँ और बच्चे का स्वास्थ्य बेहतर रहता है। यानी बताया जाता है जब एक शादी करने का उम्र जिसमें होता है उस समय अगर कोई शादी करते हैं तो उसके माँ और बच्चे स्वस्थ रहते हैं और बेहतर रहते हैं। अगला आर्थिक स्थिरता, कम उम्र के साथ व्यक्ति आजीविका कमाने और परिवार चलाने में सक्षम हो जाता है, यानी एक एज हो जाने के बाद वह अपने परिवार को अच्छी तरह से चला सके। अगला कानूनी कारण, कानून के अनुसार विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित है। भारत में पुरुष 21 वर्ष और महिला का उम्र होना चाहिए 18 साल, जिसे बाल विवाह रोका जा सके। यानी पुरुष के लिए कम से कम एज होना चाहिए 21 साल और महिला के लिए एज होना चाहिए 18 साल। यही सही समय होता है शादी करने का, यानी लड़का के लिए 21 साल होना चाहिए और लड़की के लिए कितना होना चाहिए, 18 साल होना चाहिए। इसके लिए शादी एक निश्चित उम्र के बाद ही करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, आंतरिक और बाह्य निषेचन में क्या अंतर है? यानी आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन में क्या अंतर है? किसी एक कोश के जीव की बाइनरी फिशन प्रक्रिया को चित्र सहित दर्शाएं। तो हम सिर्फ बता देते हैं कि आंतरिक निषेचन क्या होते हैं और बाह्य निषेचन क्या होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आंतरिक निषेचन। आंतरिक निषेचन जो होता है वह शरीर के अंदर होता है। आंतरिक निषेचन कहाँ होता है? शरीर के अंदर होता है। इसी में बताया गया अंडाणु और शुक्राणु का मिलन शरीर के अंदर होता है,
जब आंतरिक निषेचन शरीर के अंदर होगा तो अंडाणु और शुक्राणु का मिलन भी जो होगा शरीर के अंदर होगा। अंडे की संख्या बहुत कम होते हैं, इसमें अंडे की संख्या बहुत कम होते हैं। भ्रूण की सुरक्षा अधिक सुरक्षित होते हैं, यानी भ्रूण जो मम्मी के पेट में यानी जो शरीर के अंदर रहते हैं उसके लिए सुरक्षा अधिक होते हैं। वहीं बाह्य निषेचन देखा जाए तो वह मादा शरीर के बाहर होता है, इसका जो निषेचन होता है वह मादा शरीर के बाहर होंगे। दूसरा हमने बताया जल या बाहरी माध्यम में होता है, इसका माध्यम क्या होते हैं, जल होता है या तो कुछ बाहरी माध्यम होते हैं। लेकिन अगर इसमें बताया जाए आंतरिक निषेचन तो वह मम्मी के पेट में होते हैं, यानी मादा के पेट में होते हैं। तीसरा पॉइंट है बहुत अधिक अंडे उत्पन्न होते हैं, इसमें जो होते हैं अंडे जो उत्पन्न होते हैं बहुत अधिक अंडे उत्पन्न होते हैं। और इसमें सुरक्षा जो होता है बहुत कम होते हैं, इसमें सुरक्षा अधिक होते हैं, इसमें सुरक्षा कम होते हैं। इसमें अंडे बहुत अधिक होते हैं, इसमें अंडे बहुत कम होते हैं। यह शरीर के बाहर यानी जल या बाहरी माध्यम में होते हैं, यह शरीर के अंदर होते हैं। इसका निषेचन जो होता है वह मादा शरीर के बाहर होता है, इसका जो निषेचन होता है वह मादा शरीर के अंदर होता है। तो यही अंतर है आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन में। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति ऊंची एड़ी के जूते पहनता है और दूसरा सपाट जूते पहनता है, दोनों में से कौन जमीन पर अधिक दबाव डालता है और क्यों? दाब का सूत्र का प्रयोग करके स्थिरता विश्लेषण किए। दाब का जो सूत्र होता है तो दाब का सूत्र होता है बल बटे क्षेत्रफल, बल बाय क्षेत्रफल। तो बताए ऊंची एड़ी के जूते पहनने वाले व्यक्ति जमीन पर अधिक दबाव डालता है, ऊंचे जो जूते पहनते हैं वह जमीन पर अधिक दबाव डालते हैं, जबकि सपाट जूते पहनने वाले व्यक्ति जमीन पर कम दबाव डालते हैं। तो ऊंचे एड़ी वाले जूते पहनने वाले अधिक दबाव डालते हैं और सपाट जूते पहनने वाले कम दबाव डालते हैं। ऊंची एड़ी के जूते में एड़ी का संपर्क बहुत कम होता है, जब संपर्क बहुत कम होता है तो वहां दबाव अधिक पड़ता है और जहां क्षेत्रफल अधिक होता है वहां दबाव कम पड़ता है। तो सपाट जूते वाले में तलवे का संपर्क बहुत अधिक होता है, यानी क्षेत्रफल अधिक होता है, तो क्षेत्रफल बढ़ जाने पर दबाव घटता है और क्षेत्रफल घटने पर दबाव बढ़ता है। इसलिए ऊंचे एड़ी वाले जूते से अधिक दबाव पड़ता है और सपाट जूते पहनने वाले से कम दबाव पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समतल दर्पण द्वारा बनी छवि की विशेषताएं क्या होती है? रेखा चित्र देकर समझाएं। तो बताया गया कि समतल दर्पण द्वारा बनी छवि कैसे होता है, यानी प्रतिबिंब कैसे समतल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है और वस्तु के बराबर बनता है। आभासी, सीधा और वस्तु के बराबर। मान लेते हैं ये समतल दर्पण है, तो समतल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनता है, जब इसके आगे कहीं भी वस्तु को रखें, या तो अनंत पर रखें या तो सी पर रखें या तो एफ पर रखें, यानी मान लेते हैं कि हम सी पर वस्तु को रखें, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा तो सी पर ही, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। और कैसे बनेगा? आभासी बनेगा, यानी सच्चे में बनेगा, और सीधा बनेगा, और जितना बड़ा वस्तु है उतना बड़ा ही इसका प्रतिबिंब बनेगा। और जितनी दूरी पर, यानी दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु को रखा गया है तो दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब भी बनेगा। वीडियो में इतना ही। अगर आप इस वीडियो को पूरी तरह से देख लेते हैं और सारा का सारा क्वेश्चन याद कर लेते हैं तो हम गारंटी के साथ बताते हैं कि या तो 99% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें और सारा का सारा क्वेश्चन याद कर लें। और इसी तरह का अगर वीडियो चाहते हैं आप लोग तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।